चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल का मिला साथ, पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है। दरअसल इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो देश के हिंदुओं को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी ने उनके इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस को समर्थन दिए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विवादित बयान का एक हिस्सा शेयर करते हुए कहा कि इस मौलाना की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया है, धिक्कार है। जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को, तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो और उसी लाइन में वो कहते हैं आगे कि हिंदुस्तान का नक्शा बदल के रख देंगे, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले लोग, जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है, और न केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है, और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। तो बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल ये होड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में कि कौन ज्यादा घृणा फैलाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर यह बड़ा आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस की जो हिंदू विरोधी मानसिकता है वो सबके सामने जग जाहिर है। चंद दिनों पहले हमने देखा था कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे, तो एसडीपीआई जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो अब्बास सिद्दीकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में किया था। स्वाभाविक रूप से ये जो रैडिकल सिंडिकेट है, कांग्रेस पार्टी का जो रैडिकल सिंडिकेट है, वो पूरे हिंदुस्तान के सामने आज एक्सपोज्ड है। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा हो रहा है। प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन समाजवादी पार्टी के साथ है। याद रखिए, नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी, उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में है। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी की ओर से 5 बड़े आरोप लगाए गए हैं कि हिंदुओं से घृणा करने वाले, हिंदुओं का विरोध करने वाले, नफरत फैलाने वाले, कट्टरता फैलाने वाले, रैडिकल सिंडिकेट, इस शब्द का जिक्र किया संबित पात्रा ने कि जो कट्टरता फैलाने वाले हैं, प्रधानमंत्री को गाली देने वाले हैं, वो कांग्रेस को पसंद है, वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। तो तौकीर रजा खान, जिनका ये वीडियो जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि नौजवान अगर मेरे काबू से बाहर हो जाते हैं तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जन्मजात लड़ाके हैं, खून की नदियां बहा देंगे। तो ये शब्द बोलने वाले, हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाने वाले, जहर उगलने वालों को कांग्रेस उनसे समर्थन ले रही है, उनके साथ गठबंधन कर रही है। तो कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है संबित पात्रा ने। अब आपको सुनवाते हैं यूपी चुनाव में कांग्रेस से हाथ मिलाने वाले तौकीर रजा ने हिंदुओं के खिलाफ आखिर क्या कहा है, किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ ये जहर उगला है। मैं हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
लेगा है। जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा, जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके, पैदाइशी लड़ाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तौकीर रजा खान, एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, हम जन्म जाते लड़ाके हैं, खून की नदियां बहा देंगे। तो ये डराना, धमकाना, भड़काना नहीं है तो क्या है? और वहीं नाना पटोले ने पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, उनकी बात भी सुनिए। सांगतो, मी का भांडतो, मी आता गेल्या 30 वर्षात राजकारणात, लोक 5 वर्षामध्ये आपल्या कपडीचा उद्धार करून टाकते हे नेते लोक। या एवढ्या साऱ्या शाळा, कॉलेज हे करून आपल्या एका 2 पिढीचा उद्धार करून टाकतात। मी एवढ्या वर्षाच्या राजकारणात एक शाळा नाही घेतली, एक ठेकेदारी नाही केली। लोकांना वाटतं जो आला त्याला मदत करतो, म्हणून मी मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, पण मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचाराला म्हणजे प्रामाणिक एक लिडरशिप तुमच्या इथं आहे, तर त्याला हे सगळे मिळून पैसे वाढले, आपली रणनीती करून याला चक्रव्यूहात फसवत असतील नाना पटोले, तर तुमच्या तो मोदी को मार सकता हूं, गाली दे सकता हूं, ये नाना पटोले का बयान। और उसके बाद उन्होंने क्या सफाई दी वो भी सुनिए। परिसर में गांव गुंड है और वहाँ के लोग मेरे को कंप्लेंट कर रहे थे, उस गुंड के बारे में मैं बात कर रहा था, उसका भी नाम मोदी है। और जो बीजेपी जिस तरह से अर्थंडो कर रही है, तो उसका कोई इस विषय से कोई अर्थ नहीं है। जो लोग मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री रहते हुए चोर बोल सकते हैं, हमें पता है प्रधानमंत्री पद की क्या गरिमा होती है, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो वक्तव्य नहीं किया हूँ, और गांव गुंड के बारे में मैंने किया हूँ। अगर गांव गुंड का बीजेपी समर्थन करती है तो उनका इश्यू है। क्या आप अभी उस मोदी का शोध लोगे? बिल्कुल, हम पुलिस को भी उस बारे में खबर करेंगे और वो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इसी पर और चर्चा हम कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र कुमार, एक तो नाना पटोले का बयान, मोदी को मार सकता हूं, गाली दे सकता हूं, और तौकीर रजा खान का वो विवादित वीडियो जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा, नौजवान बेकाबू हो जाएगा, खून की नदियां बहा देंगे। ये अगर कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन ले रही है, इनके साथ गठबंधन कर रही है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाले पहले और दूसरे फेज में अगर देखा जाए खास तौर पर, तो यहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक और खासकर मुस्लिम वोट है, और इसी वोट के लिए पाने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं सियासी जंग चल रही है। और आपने देखा कि तीनों पार्टियों ने अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार भी बनाए हैं। लेकिन तौकीर रजा जो खुलेआम इस तरह के बयान दे रहे हैं, हिंदुओं के बारे में बातें कर रहे हैं, उससे कांग्रेस गठबंधन कर रही है, और वो भी उनसे आग्रह करने के बाद कि हाँ आप हमारे साथ आइए। ऐसे में जाहिर सी बात है कांग्रेस को बहुत बड़ा इसका जवाब देना पड़ेगा पूरे चुनाव में। और ये मुद्दा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में भी ये मुद्दा बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। आज संबित पात्रा ने उठाया, लेकिन कल के तारीख में आप देखिए कि जब प्रचार होगा ये मुद्दा बहुत जोर शोर से कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए उठाया जाएगा, और इसका जवाब कांग्रेस को देना भारी पड़ सकता है। और नाना पटोले की बात कह रहे हैं कि मोदी को मार सकता हूं, और यही बीजेपी कर रही है कि मोदी की हत्या करने का तो षड्यंत्र ऑलरेडी पहले पंजाब में रचा जा चुका था। और आप देखिए कि नाना पटोले बाद में इसके लिए कहते हैं कि हमने ऐसी बात नहीं कही है, और वहां पर चन्नी साहब प्रधानमंत्री के सामने बोलते हैं कि खेद व्यक्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के अनुसार, बीजेपी के नेताओं के अनुसार कांग्रेस का ये षड्यंत्र रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह से नीचा दिखाया जाए, क्योंकि उनके ही एक नेता ने नीच कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये नई बात नहीं है, ये पहले से ही कांग्रेस की मानसिकता रही, कांग्रेस नेतृत्व की मानसिकता रही। और एक बात और है मीमांसा की 1947 में देश का विभाजन हुआ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना, और इसको सेकुलर बना दी इंदिरा गांधी ने भी। आप देखिए कि 42वें संशोधन के जरिए उन्होंने सेकुलर बना दी। बावजूद इसके यहाँ सबकी बात, जो भी संसाधन होता है, कोई भी सरकार हो, वो भले ही मनमोहन सिंह ने कहा हो कि पहला हक अल्पसंख्यक मुस्लिमों का, लेकिन पिछले 7 साल से देखिए कि कोई भी योजना होती है ये कतई नहीं होता है कि ये मुस्लिमों के क्षेत्र में नहीं होगा, बल्कि सबके लिए, और नारा भी सबका साथ सबका विकास। बावजूद उसके
हिंदुओं के प्रति इस तरह घृणा पैदा करने वाले के साथ कांग्रेस अगर गठबंधन कर रही है तो जाहिर सी बात है उसको इसका भारी जवाब देना पड़ेगा। न केवल इसी चुनाव में बल्कि आने वाले समय में भी ये मुद्दा लगातार उठाते रहेगी बीजेपी। जी, और फिर से रविंद्र वही नैरेटिव नजर आ रहा है, वही नैरेटिव, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, जो 80 बनाम 20 की जो लड़ाई की बात पहले कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, अब उसी नैरेटिव में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का ही कहना है कि पिछले 7 साल में हमने कोई दलित वोट बैंक तैयार करता है, कोई ओबीसी करता है, कोई स्वर्ण वोट करता है, कोई किसी खास जाति का करता है, लेकिन हमने एक ऐसा वोट भी तैयार किया है जो लाभार्थी वोट है। ये सभी कास्ट में, सभी जात में है। तो हम तो दिखाते हैं, पिछले 7 साल से आपने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों के साथ लगातार संवाद भी करते रहे। ऐसी बात कहीं न कहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस इतने सालों में रही है, ये बीजेपी का आरोप है। कोई भी ऐसा सम्मेलन करके दिखाए आज की तारीख में भी कि हमने लैपटॉप बांटा हो या हमने गरीबों के लिए काम किया हो, ऐसे में वो सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोगों को जुटाकर दिखाए, लेकिन कतई नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक ऐसा वोट है 20% जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है संकेतों में ही, उसको अपने पाले में ले लो और जो 80% है उसमें उसको जात या समुदाय में बांटकर अपनी सियासी नैया को पार करा लो। और यही रणनीति कांग्रेस की भी दिख रही है, यही रणनीति दूसरे दलों को भी, ऐसा बीजेपी का कहना। जी, और बीजेपी एक तीर से दो निशाने यहाँ पर साध रही है, दोनों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया कि कंपटीशन चल रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कि हिंदुओं के खिलाफ कौन ज्यादा घृणा फैलाएगा, उनके खिलाफ कौन जहर उगलेगा। क्योंकि नाहिद हसन जो कि कैराना में हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं, उनको टिकट देने की बात हो, मुहर्रम अली पप्पू जो कि गुरुद्वारा हिंसा के लिए जिम्मेदार जिसको ठहरा रही है बीजेपी, सबके ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात हुई, उनका यही कहना है कि जो भी उस समाज में, जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब ये रिसफल हुआ, कैबिनेट रिसफल, तो एक सबने देखा था उसमें कि कितने जो पीएचडी किए हुए हैं या फिर पढ़े लिखे हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। एक सूची पूरा सबके सामने, पूरे भारत के सामने आई थी। इस तरह की सूची बीजेपी प्रस्तुत करती है, लेकिन दूसरे लोग उनको टिकट देते हैं या उनको सामने लाते हैं जो हिंदुओं के बारे में ऐसी तैसी बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं इस देश की जो एक ढांचा है उसको तोड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा ओवैसी के भाई ने भी इस तरह से सालों पहले कहा था कि जब 15 मिनट के लिए यहाँ से सेना हटा दिया जाए, फिर देखिए नक्शा किस तरह से बदल जाती है। वही बात काफी रजा करते हैं और यही बात आपने देखी, जिन नाम लिया है, आजम खान ने भी कहा था भारत माता को किन शब्दों के साथ उन्होंने संबोधित किया था। और ये सभी अपने समुदाय में बड़े नेता बन जाते हैं और इन बड़े नेताओं के साथ जब समाजवादी पार्टी, बसपा या फिर कांग्रेस या दूसरे दल अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात, स्वाभाविक सवाल उठता है कि उस समुदाय में जिनके ऊपर आपराधिक छवि रहता है, जिनके ऊपर इस तरह का आरोप लगता है, वैसे लोगों को ही इन पार्टियों के द्वारा क्यों आगे बढ़ाया जाता है या उनको अपने पाले में लाने की कोशिश क्यों की जाती है। जो दंगा के मामले में आरोपित होते हैं, जो कैराना जैसे में पलायन करने वाले आरोपी होते हैं, जो गुरुद्वारा में जो हिंसा हुई है उसके लिए दोषी होते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मौका मिल जाता है, सियासी मौका भी मिल जाता है इन लोगों को, इन दलों को कॉर्नर करने के लिए। जी, हिंदुओं से घृणा पर यार पार की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो गई है और यूपी की पूरी लड़ाई एक बार फिर से 80 बनाम 20 पर एक बार आती हुई दिखाई दे रही है। उसी नैरेटिव पर आगे बढ़ती हुई बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.